नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बिग ब्रेकिंग में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, सदन में चावल और शक्कर का मुद्दा गूंजा। दरअसल 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब है। इस विषय को लेकर रमन सिंह ने प्रश्न किया और इस बारे में आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 500 करोड़ का चावल गायब है और विधानसभा की कमेटी से इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। ये मांग उन्होंने सदन में रखी और राशन दुकानों में शक्कर आवंटन का मामला भी उन्होंने उठाया। रमन सिंह ने शक्कर के आवंटन का मामला उठाया और अतिशेष स्टॉक के संबंध में क्या कोई नियम बनाया है उन्होंने पूछा। बीजेपी के सदस्यों ने भारी हंगामा भी इस दौरान किया। चावल और शक्कर, यहां पर एक विषय गहमा गहमी का रहा। दरअसल सदन में चावल और शक्कर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब होने का आरोप रमन सिंह ने लगाया, पूर्व मुख्यमंत्री, और 500 करोड़ के चावल के ऊपर भी कमेटी से जांच कराए जाने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे। अतिशेष स्टॉक के संबंध में क्या कोई नियम तय है, इसके बारे में भी सदन में उन्होंने प्रश्न किया संबंधित विभाग के मंत्री महोदय से। अब सदन में चावल और शक्कर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। दरअसल 500 करोड़ का चावल गायब होने का आरोप रमन सिंह ने लगाया। उनका कहना कि विधानसभा कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे। इस पूरे मामले में जांच होने के बाद स्थिति क्या रहेगी, इस पर देखने का विषय रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो सदन में कार्रवाई अभी जारी है, इस कार्रवाई के दौरान रमन सिंह ने अपनी बात रखते हुए इस बारे में सरकार से सवाल किया और 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब होने यानी 500 करोड़ के चावल गायब होने का आरोप यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने लगाया है और सरकार से इस पूरे मामले पर विधानसभा स्तर पर एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच किए जाने की मांग की है। अतिशेष स्टॉक के संबंध में क्या कोई नियम बनाया गया है, रमन सिंह ने इसके बारे में प्रश्न किया। हालांकि जवाब में क्या कुछ सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जानकारी दी जाती है, देखने का विषय होगा। जबकि 59 लाख मीट्रिक टन चावल के गायब होने की बात उन्होंने कही है। 500 करोड़ का चावल लगभग गायब है। तो सदन में चावल और शक्कर का मुद्दा गरमाया हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस विषय पर सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। बहरहाल जवाब क्या कुछ मिलेगा और इससे क्या कुछ हालात बन रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवव्रत, आज सदन में 500 करोड़ के चावल गायब होने का आरोप लगा रहे हैं रमन सिंह, पूछ रहे हैं कि इसके बारे में क्या कोई नियम बनाया गया है और विधानसभा स्तर पर जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। जी, विधानसभा स्तर पर कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए, यही मांग लेकर के लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित की गई, लेकिन हंगामा इस कदर बरपा कि अब 12 बजे तक के लिए ये सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। यानी प्रश्नकाल अब पूरी तरह से समाप्त हो गया और अब शून्यकाल से ही जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हो पाएगी। लेकिन जो पूरा मसला था ये चावल का था कि जो अतिरिक्त स्टॉक है उसके आवंटन के क्या कुछ नियम है, ये जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से चाही और उन्होंने एक तरह से यही जानकारी दी कि कोई नया नियम नहीं है। जो नियम आपकी सरकार से चले आ रहे थे, यानी पूर्ववर्ती रमन सरकार से जो नियम चले आ रहे थे, उन्हीं नियमों के तहत जो चावल है, शक्कर है, उनका आवंटन होता है। और इसे लेकर के एक तरह से सदन में हंगामा बरपा जब सीधे तौर पर बीजेपी के जो विधायकों ने ये आरोप लगा दिया कि 59 लाख मीट्रिक टन जो चावल है वो गायब है, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ है। और इसको लेकर के लगातार नारेबाजी एक तरह से चलती रही। प्रश्नकाल के दौरान जो विपक्ष के विधायक हैं, मैं आऊंगा आपके पास। देवव्रत आप रहिएगा। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपका प्रश्न 500 करोड़ के चावल का है जो गरीबों के घर में, उनकी थाली में जाना था, लेकिन वो कहां चला गया। रमन सिंह इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। रमन सिंह की सरकार के दौरान 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, गरीबों के चावल में चोरी हुआ और उस नान घोटाले में जो डायरी जब्त होती है उसमें स्पष्ट लिखा है कि नान घोटाले की गड़बड़ झाले का पैसा मैडम सीएम को जाता है, मैडम सर को जाता है, ऐश्वर्या रेसिडेंसी को जाता है। तो रमन सिंह को इसका जवाब पहले देना चाहिए कि 36,000 करोड़ का चावल कहाँ गया, पहली बात। दूसरी बात,
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार 65 लाख परिवार को चावल दे रही है, निःशुल्क चावल दे रही है। ये घोटाले का जो आरोप लगा रही है, मनगढ़ंत आरोप है। ये अपने 36,000 करोड़ की चावल चोरी पर पर्दा करना चाहते हैं। रमन सिंह को सदन में जवाब देना चाहिए कि उनके शासनकाल के साथ जो रिक्शा वालों का चावल था, जो मजदूर का चावल था, जो किसानों का चावल था, सदन में बात रख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15 साल सरकार चलाई है, ऐसे ही तो कोई बात वो नहीं कह रहे होंगे। हमारे साथ अनुराग जी भी भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, धनंजय जी कह रहे हैं कि रमन सिंह की सरकार में नान घोटाला हुआ और उस वक्त उसका जवाब तो दिया नहीं है, ये नया घोटाला, ये सिर्फ आरोप है मनगढ़ंत, चुनावी साल है इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? धनंजय जी और कांग्रेस के लोगों को समझना पड़ेगा, आरोप नहीं, प्रश्न पूछा है डॉक्टर रमन सिंह जी ने जी, बाकायदा खाद्य मंत्री से प्रश्न पूछा है कि आपने अतिरिक्त स्टॉक के लिए कोई अलग व्यवस्था बनाई है क्या? तो उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने खाद्य वितरण प्रणाली को सराहते हुए कहा कि नहीं, आपकी ही व्यवस्था के अनुसार से हम आज चल रहे हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने लिखित प्रश्न पूछा है, खाद्य विभाग और जिला विभाग के जो आंकड़े दिए हैं, जो आंकड़े वो विधानसभा में खाद्य मंत्री ने प्रस्तुत किए हैं, उन आंकड़ों में भारी अंतर है। और 59 लाख टन चावल का आता पता नहीं उस बारे में क्या स्थिति है, ये घोटाले का ये तो आप उस पर कांग्रेसी का आरोप नहीं लगा रहे हैं भाई। आपका जो प्रश्न का उत्तर उससे प्रति प्रश्न कर रहे हैं, और प्रति प्रश्न में जो चावल नहीं दिखेगा वो पूछा ही जाएगा और जवाब उसको देना पड़ेगा। ये सरकार जवाब से सदन में भी बचती है और बाहर भी बचती है। एक बात आप समझिएगा, ये जो नान घोटाले की बात कर रहे हैं ना, उस नान घोटाले में जो उस समय के मुख्य आरोपी हुआ करते थे अनिल टुटेजा जी और अन्य, उनके बारे में इनके भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो अनिल टुटेजा जी बैठे हुए हैं, आज वो अनिल टुटेजा जी भूपेश बघेल की गोद में बैठे हुए हैं। एक चीज और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में लोगों को लड़ने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल दिया है। आज लगभग 36 महीने हो गए, वो चावल आज तक एक भी प्रदेश के एक भी 5 किलो अतिरिक्त चावल नहीं पहुंचा। भ्रष्टाचार करने वाले सारे लोग का एक और भ्रष्टाचार खुल रहा है। तो बड़े जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी कुछ कह रहे हैं। राइट टू फूड, ये कांग्रेस शासनकाल ने एक योजना बनाई थी, ये प्रत्येक परिवार को 10 किलो राशन मिलना था। तो पहले तो जवाब में ये बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार उस राइट टू फूड के खिलाफ जाके 5 किलो चावल दे रही है। तो 5 किलो चावल पर घोटाला नरेंद्र मोदी की सरकार करे, राइट टू फूड बता रहा हूँ ना। दूसरी बात, हमने कहा ना कि गरीबों को 65 लाख परिवार को चावल दिया जा रहा है। ये बताया ना कि 36,000 करोड़ की चावल चोरी जो रमन सरकार में हुआ था, जिसमें पैसा मैडम सीएम को जाता था, मैडम सर को जाता था, देश में रेसिडेंसी जाता था, उसका जांच क्यों नहीं? दूसरी बात, जिस 2 अधिकारी की बात कर रहे हैं ना, ये तो बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को जब पत्र लिखा गया उसके घोटाले की जांच करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी ने घोटाले की जांच क्यों नहीं किया? क्या रमन सिंह को बचाने के लिए जांच नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने के लिए जांच नहीं किया? हमने तो शिकायत किया था ना, तो पीएमओ ने जांच क्यों नहीं किया? इससे स्पष्ट समझ में आता है कि 36,000 करोड़ के चावल चोरी में डॉक्टर रमन सिंह से लेकर भाजपा के सभी नेता शामिल है। अनुराग जी, ये बातें चुनावी साल में सामने आ रही है, प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है तो उसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पिछली सरकार में क्या हुआ, इस सरकार में क्या हुआ, चुनावी साल है सर। अब चूंकि विधानसभा स्तर पर जांच कमेटी बननी चाहिए, उसमें जांच हो। अब चूंकि समय भी बहुत ज्यादा विधानसभा के लिए रह नहीं गया है, तो क्या जांच कमेटी भी वो काम कर पाएगी? रमन सिंह जी पूछ तो रहे हैं उसके लिए। पहले तो ये सरकार समझे कि जांच कमेटी बनाएगी कि नहीं बनाएगी। जांच कमेटी की जांच तो तब होगी, भ्रष्टाचार तो तब खुलेंगे जब ये सरकार जांच करने को तैयार हो। अरे जब मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी के ऊपर छापे पड़ते हैं, उनकी अवैध संपत्तियां अटैच की जाती है, तो उन अधिकारी पर कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जब कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो पूरी कांग्रेस वहां पे पंडाल लगा के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ढोल बजाती है। याद रखिए, जनता ना ये जो भ्रष्टाचार की ढोल है उसको सुन रही है, जनता आपको उसका हल बताएगी। जनता का सत्यवादी जनता को एटीएम बना के लूट के तो ये सरकार। धनंजय जी सुनिए, शक्कर के आवंटन का भी मामला है सर, शक्कर के आवंटन का भी मामला है सर। ये चीनी, ये शक्कर, ये सब कुछ एक गरीबों के घर में जाना था सर। ये आपकी सरकार गरीबों के हितैषी होने का दावा करके आई थी। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गड़बड़ किया, नान घोटाला, तभी तो प्रदेश की जनता ने उन्हें हटा दिया, आपको मौका दिया सर। आप पर भी उंगलियां उठ रही है। 5 किलो घोटाला नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और 36,000 करोड़ का घोटाला रमन सिंह ने किया था। जवाब तो देना पड़ेगा इनको। कानून के विपरीत चले जाएंगे आप। राइट टू फूड कानून कांग्रेस आप जवाब नहीं देंगे सर, जिसमें 10 धनंजय जी आप नहीं देंगे, राशन मिला था। आप जवाब नहीं देंगे। अरे कांग्रेस जवाब क्या देंगे जब ठीक है सर, समय थोड़ा कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चूंकि जनता के हित का ये विषय है, सदन में सवाल पूछा गया, बहरहाल देखना हुआ कि इसका जवाब क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र महू मामले को लेकर गूंज उठा। दरअसल यहां हंगामा हुआ, पेपर लीक मामले पर भी सदन में हंगामा हुआ और साथ ही विपक्ष ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। इंदर सिंह परमार जो पेपर वायरल हुआ वो गलत था, उन्होंने जानकारी दी है। उनका यह कहना है कि जो पेपर वायरल हो रहा है दरअसल वो पेपर गलत है। तो पेपर वायरल हुआ या पेपर लीक हुआ, इस बात को अभी सरकार नहीं मान रही है, शिक्षा मंत्री नहीं मान रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो पेपर वायरल हो रहा है दरअसल वो पेपर है ही नहीं, वो गलत पेपर है। भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने शिकायत की, जिनके परिवार की बेटी की हत्या हुई या सुसाइड हुआ, उनके ऊपर एफआईआर, ये इनका इंसाफ है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि बीजेपी की क्या कानून व्यवस्था है, कैसे दबाने और छिपाने का काम कर रही है। और सदन पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको स्पष्टवादी होना चाहिए, गंभीर मामलों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आज महू कांड में पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सदन में नरोत्तम मिश्रा बोले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मौत होना पाया गया है। जहां तक भुरिया जी कह रहे हैं कि हत्या हुई है, तो वह हमारा मार्गदर्शन कर दें कि हत्या कैसे हुई है। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। करने की कोशिश करते हैं, हमेशा कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है। सर क्या सच में पुलिस ने लेट लतीफी की मामला दर्ज करने में? वो दतिया जा रहे हैं, स्वागत है, लेकिन बताएं कि उनकी पार्टी ने विरोध विकास के दतिया का किया, तो उसमें वो अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के साथ है क्या? उनके टाइम में दतिया में क्या विकास हुआ बताएं, वो बताएं। दतिया में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला, तो उनने क्यों नहीं खोला? हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। कांग्रेस पूरी तरह से धर्म के मामले में राजनीति करती है और ये आपने प्रत्यक्ष उदाहरण इसका दिखा दिया, बता दिया। और बागेश्वर धाम महाराज पर कमलनाथ का बयान, कथा रुकवाने और आपत्ति जताने में नहीं मिली इसकी कोई जानकारी, पत्र लिखे जाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने दरअसल जो खत लिखा है, नाना पटोले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को और उप मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को, उस पत्र के बारे में कमलनाथ का यह कहना है कि उन्हें इस तरह का खत लिखे जाने की कोई जानकारी नहीं है। पीएम को पत्र लिखा है कि दिलीप शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। पीएम को पत्र लिखा है कि दिलीप शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। और रायपुर से बड़ी खबर, ओपन स्कूल परीक्षा के लिए आपको बता दें कि माशिम ने तेज तैयारी शुरू कर दी है। 28 तारीख से 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी। ओपन स्कूल परीक्षा के लिए 271 परीक्षा केंद्र बनाए गए। लगभग 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर पहुंचेंगे, जहां पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है। ओपन स्कूल परीक्षा के लिए माशिम ने अब तैयारी तेज कर दी है। 28 तारीख से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी और ओपन स्कूल परीक्षाओं के लिए 271 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के, जहां पर लगभग 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें सभी व्यवस्थाएं उचित चाक चौबंद मिलेंगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तैयारियां तेज कर दी गई है माशिम द्वारा। अभी बहरहाल इस परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं को भी अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी और परीक्षा केंद्रों पर, जिसमें कि 271 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो जरूरी जो सुविधाएं हैं, जिसमें पानी या फिर आवश्यक सिटिंग अरेंजमेंट वहां किए जाने की जानकारी मिल रही है और इसकी जो कुछ अपडेट्स हैं वो लगातार हम आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। और मुंबई में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन 18 और 19 मार्च को होना है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। बागेश्वर बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मोर्चा खोल दिया है। नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर भागवत कथा की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है। चिट्ठी में नाना पटोले ने किस बात का जिक्र किया, इस चिट्ठी के बाद क्यों प्रदेश की सियासत गर्मा गई, इस पर हमारे सहयोगी ने
एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुंबई कार्यक्रम को लेकर संग्राम छिड़ गया है। बागेश्वर धाम के महाराज का कार्यक्रम 18 और 19 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने घोर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कार्यक्रम को लेकर एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से आगाह किया है कि बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो कार्यक्रम मुंबई में होने जा रहा है उसकी अनुमति नहीं दी जाए। वहीं संत तुकाराम के मामले को लेकर कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को मुद्दा बनाया है, लेकिन बागेश्वर धाम के महाराज ने इस जो संत तुकाराम को लेकर उन्होंने कथा के दौरान बातें कही थी, उसको लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगकर एक वीडियो जारी किया था। बावजूद इसके भी उनके मुंबई दौरे के इस कार्यक्रम को अनुमति न देने की बात कांग्रेस कह रही है। लेकिन बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 18 और 19 मार्च को मुंबई जाकर 18 मार्च को दिव्य दरबार लगाएंगे और 19 मार्च को आशीर्वचन के साथ भभूति का वितरण करेंगे। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, छतरपुर। और मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंजा वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल प्रदेश में इन्फ्लुएंजा का पहला केस सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने बैरागढ़ के युवक में H3N2 संक्रमण की पुष्टि की है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार इस वायरस पर नजर बनाए हुए है और इस शख्स को बुखार, खांसी, जुकाम के बाद उसके सैंपल लिए गए थे, जिसके बाद अब इस युवक में इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं पहले केस आने के बाद अब स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है और प्रदेश में अभी क्या हालात हैं, इस पर भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरे। मध्य प्रदेश में H3N2 की एंट्री हो चुकी है। अगर बात करें तो भोपाल में इसका एक संदिग्ध मरीज मिला है, जिसको इलाज के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर ये संकेत दिए हैं कि इस तरह से अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों से अपील ये है कि वो सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। अगर बात करें तो सर्दी खांसी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते इस तरह का जो इन्फ्लुएंजा वायरस लोगों में फैलता जा रहा है, जिससे अब सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कैमरा पर्सन खलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश की वजह से किसानों के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। कई जिलों में अंधड़, आंधी, ओलावृष्टि के साथ बारिश हो रही है, तो कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से किसानों को कितना नुकसान हुआ और कितने परेशान हैं, इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। दरअसल ये बारिश जिसकी वजह से किसानों के लिए एक परेशानी का सबब बन गई है, चूंकि अभी बेमौसम ये बारिश है और किसान अपनी फसल की कटाई की तैयारी में जुटे। ऐसे में बारिश शुरू हो गई। अब इस वक्त फसल की कटाई तो मुश्किल है, फसल को बचाना भी यहां पर काफी मुश्किल हो चला है। और धमतरी से पेड़ों की चोरी का मामला सामने आया, जहां नेशनल हाईवे के साथ लगे सरकारी जमीन पर करीब 30 पेड़ चोरी कर लिए गए। चोरों ने रात के वक्त 30 पेड़ों को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और यहां पेड़ श्याम तराई में वनोपज जांच नाका के ठीक सामने लगे थे। वहीं चोरी के बाद अब वन विभाग, पंचायत और राजस्व विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। और जगदलपुर में आज से 23 मार्च तक रेलवे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। केके रेल लाइन पर मल्लीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर चल रहे काम की वजह से जगदलपुर एक भी ट्रेन नहीं आएगी। रेलवे के द्वारा चल रहे काम की वजह से कई एक्सप्रेस ट्रेन पर भी 23 मार्च तक रोक लगा दी है। जगदलपुर आने वाले किन किन ट्रेन पर रोक लगी है, ट्रेनों के परिचालन पर रोक के बाद यात्रियों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ये सभी एक बड़ा प्रश्न बने हुए हैं।
एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत बस्तर तक जो चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन कोरापुट तक कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के मल्लीगुड़ा में आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके चलते जगदलपुर तक आने वाली यात्री ट्रेन, जिसमें राउरकेला, हीराखंड एक्सप्रेस, समलेश्वरी और एक विशाखापट्टनम चलने वाली पैसेंजर ट्रेन सहित एक नाइट एक्सप्रेस का परिचालन 23 मार्च तक रोक दिया गया है। इस ट्रेन के आवागमन के बाधित होने से बस्तर में जो यात्री हैं, जो विशाखापट्टनम जाते हैं मेडिकल के लिए, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है और दक्षिण बस्तर जो यात्री ट्रेनें जाती है वहां तक भी ट्रेन नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में बस्तर से जाने वाले सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन को कोरापुट तक ही किया गया है। यात्री ट्रेन का परिचालन बंद होने से यात्रियों को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। साथ ही रेल प्रशासन ने 17 मार्च से 23 मार्च तक जो आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है, सुरक्षा को देखते हुए, इसके चलते ही रेल प्रशासन ने सभी 5 यात्री ट्रेनों का परिचालन कोरापुट तक कर दिया गया है। आज सुबह एक ट्रेन पहुंची है, चूंकि आज से काम शुरू होना है, जिसके चलते आज के बाद जितनी भी यात्री ट्रेनें हैं वो बस्तर नहीं आएगी और कोरापुट तक ही संचालन किया जाएगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन का अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आते हैं। और इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भरपूर मदद की है और इसमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है। जहां दुनिया भर में पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में एक ऐसी महिला है जिसने संकल्प लिया है कि वह अपने प्रिय जंगल का ऐसा हश्र कभी नहीं होने देंगी। देखने में तो वह गांव की साधारण महिला की तरह लगती हैं, पर 40 महिलाओं के सहयोग के साथ अपने आसपास के 250 एकड़ जंगल को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है और वह अपनी इस जिम्मेदारी को पिछले 13 वर्ष से बखूबी निभा रही हैं। कंडोनी सोरेन, जिन्हें जंगल की शेरनी के नाम से जाना जाता है, 40 महिलाओं के साथ मिलकर यह समूह जंगल में पारंपरिक हथियारों से लैस नियमित पहरा लगाता है ताकि उनकी प्राकृतिक विरासत लालची टिम्बर माफिया की पहुंच से बाहर रहे। 2010 से हम लोग शुरुआत किए, एक टीम बनाए और हम लोग का पेड़ पौधे बचाने का एक मुहिम चला रहे। रास्ते में तो बहुत तरह तरह की दिक्कत और चुनौती का सामना करना पड़ता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ऐसा संरक्षण कार्य करना कोई आसान बात नहीं है। वह सुनिश्चित करती थी कि उसकी टीम के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो और पानी की जरूरत को प्राकृतिक साधनों से पूरा करती थी। इसके अलावा वह 10,000 से अधिक पेड़ लगाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। आज के समय में वह युवा पीढ़ी को कमान संभालने के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं, जो अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बेहद उत्सुक और तत्पर है। कंडोनी सोरेन जैसे लोग ही यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्तियों की जीत न हो पाए और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।